नमस्कार मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर साथियों। देखिए, अभी आपका जो टेस्ट का रिज़ल्ट जो है आपको डिक्लेयर नहीं हो पाएगा। उसका रीज़न है कि 2-3 स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पर रिपोर्ट लगाई। अब रिपोर्ट लगाने की वजह से वो पूछते हैं कि कुछ एक क्वेश्चन पर रिपोर्ट लगाई है, तो फिर मैंने कहा एक बार देखता हूँ किस चीज़ पर रिपोर्ट लगाई है, तो फिर उसका अब रिज़ल्ट जो है 24 आवर्स बाद आता है ना। और वो रिपोर्ट आप देखिए, जब तक आप कंफर्म नहीं हो तब तक रिपोर्ट नहीं लगाएं। ओके, जो आंसर दिए हुए हैं वो बिल्कुल सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उनमें, है ना। और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है। और यहाँ एक्सप्लेनेशन हो रहा है, आप समझ लीजिए। देखिए, हमारे जो पिछली क्लास में जो है 10 क्वेश्चंस पे हमने डिस्कस किया था। अगले 10 क्वेश्चंस की बात हम करते हैं। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जो भी बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, और टेस्ट जो है बिल्कुल इस तरीके से, ऐसे नहीं कट कॉपी पेस्ट, बिल्कुल जैसे एग्जाम में आती हैं, और किस तरीके से एक क्वेश्चन में से आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन बन सकते हैं, उस तरीके से टेस्ट पेपर बनाया गया है। और हर जो टेस्ट पेपर है उसका कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन कराया जाएगा, और सब कुछ फ्री। टेस्ट फ्री, टेस्ट में आपका अपीयर होना फ्री, टेस्ट में आपकी रैंकिंग वगैरह सारा रिजल्ट फ्री, उसके बाद उसका वीडियो सोल्यूशन फ्री। और उस वीडियो सोल्यूशन के द्वारा आपका उस टॉपिक का पूरा रिवीजन हो जाएगा। आपको पता भी लग जाएगा कि आप कहीं ऐसा तो नहीं आपको पता ही नहीं हो और आप जो है बहुत पीछे चल रहे हो। ओके, और आप जब इतने सारे यहाँ इस प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट्स के साथ आप टेस्ट देंगे तो आपको पता लगेगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता, हम सोचते हैं हमें सब कुछ आता है, लेकिन जब हम और अपने साथियों के साथ टेस्ट वगैरह देते हैं तो हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस पता लगती है। या फिर हमें बहुत आता हो, अच्छा, तो हमारी अच्छी रैंक आती है तो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। दोनों ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकन मिल्कमन डैड इज ए कैरेक्टर इन। देखिए, यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया था कि मैकन मिल्कमन डैड थर्ड, तो ये मैकन मिल्कमैन डैड द थर्ड जो है वो थर्ड इसलिए क्योंकि इसके ग्रैंडफादर जो थे फर्स्ट थे। उसके ग्रैंडफादर का नाम मैकन डैड फर्स्ट था, उसके फादर का नाम मैकन डैड सेकंड था, तो ये मैकन डैड द थर्ड हो गया। ओके, मैंने आपको बताया था मिल्कमन इसलिए क्योंकि जब वो 4 साल का था तो उसके फादर के यहाँ कोई वर्क करता था, उसने उसको 4 साल की जो है ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए देख लिया। 4 साल का बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो इस तरीके से उसका नाम मिल्कमन हो गया, ठीक है, वो एक अलग बात है। तो हमारा क्वेश्चन है कि भाई मैकन मिल्कमन डैड जो थर्ड है वो कैरेक्टर किस में है? क्या पर्पल कलर में, कलर पर्पल में है? तो कलर पर्पल किसका वर्क है? एलिस वॉकर का, ठीक है। इसमें कैरेक्टर कौन से हैं? सीली और नेटी। ओके, इसमें ये कैरेक्टर है, एलिस वॉकर का वर्क है, तो ये तो है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है द वीमेन इन ब्रिस्टर प्लेस। देखो, ये वर्क जो है ये है ग्लोरिया नेलर का। देखो, ग्लोरिया नेलर जो है उसके बारे में ध्यान रखना, उसकी विशेषता है कैरेक्टर्स इन स्पेसिफिक सेटिंग। देखो, ये टर्म ध्यान रखना, इसके जो वर्क्स हैं उनमें होता है कैरेक्टर्स इन स्पेसिफिक सेटिंग, स्पेसिफिक सेटिंग। इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो स्पेसिफिक सेटिंग में कैरेक्टर्स को बताया जाता है। जैसे देखो, द वीमेन इन ब्रेस्टर प्लेस, तो देखो एक औरत कौन सी जगह पे, ये स्पेसिफिक सेटिंग बता दी, तो इसमें ये बताया जाता है कैरेक्टर्स इन स्पेसिफिक सेटिंग। जैसे इसका एक वर्क है लिंडन हिल, तो कैरेक्टर कौन सी जगह पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से कैरेक्टर्स को स्पेसिफिक सेटिंग में बताया जाता है, किसमें? ये जो ग्लोरिया नेलर के वर्क में, ठीक है। तो ये ग्लोरिया नेलर का वर्क है। बिलविड ये है टॉनी मॉरिसन, आपको पता है टॉनी मॉरिसन, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर नेक्स्ट है सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन। तो आपका जो मैकन मिल्कमन डैड जो कैरेक्टर है वो किस में है? सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन में। किस में है? सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, ठीक है। ये जो बिलविड जो है आपका वर्क, इसका जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है सेठी। तो देखो, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स ध्यान रखना आपको, क्योंकि क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछे जाते हैं, उनका जो मेन कैरेक्टर है या कोई कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उसके बारे में पूछे जाते हैं, इसमें से कौन सा कैरेक्टर है। तो इसीलिए मैंने पूछा है मैकन मिल्कमन डैड जो है कैरेक्टर किस में है। तो देखो, द कलर पर्पल एलिस वॉकर का है, इसके जो मेन कैरेक्टर हैं वो है सीली और नेटी। एक इसमें मिस्टर डैश भी है, ठीक है ना, जिसका नाम एल्बर्ट होता है। सब जगह उसमें मिस्टर डैश करते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल नेम क्या होता है? एल्बर्ट होता है, ठीक है ना। तो वो तो मेन कैरेक्टर की बात कर रहे हैं हम। तो फिर उसके बाद है, हमने देखा कि वीमेन इन ब्रिस्टर
प्लेस इस, ये जो ग्लोरिया नीलर का वर्क है, और हमें ये ध्यान रखना है इसमें कैरेक्टर स्पेसिफिक सेटिंग में बताए जाते हैं। बिलवेड जो है टॉनी मॉरिसन का है और इसमें जो है सेठी मेन कैरेक्टर है, और सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन जो है उसमें ये कैरेक्टर है मैकन मिल्कमन डैड। तो आंसर क्या हो गया, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन। ठीक है, तो इसमें आपको और जो वर्क है उनके भी मेन कैरेक्टर और मेन बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है देखो, अर्ली अफ्रीकन अमेरिकन टेक्स्ट लाइक स्लेव नैरेटिव्स वर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज टोल्ड टू नैरेटिव्स। देखो हमने स्लेव नैरेटिव्स के बारे में पढ़ा था, हम जो एफ्रो अमेरिकन पढ़ रहे थे तो हमने स्लेव नैरेटिव्स के बारे में पढ़ा था। और स्लेव्स क्या करते थे, अपने एक्सपीरियंसेस को बोलते थे। जैसे कोई स्लेव है वो पढ़ा लिखा नहीं है, लिख नहीं सकता, ठीक है ना, तो वो क्या करते अपने अपने एक्सपीरियंसेस को किसी राइटर के सामने बोलते थे, और राइटर क्या करता था, उनको डिक्टेट करता था और फिर उनको पब्लिश करा देता था। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो उनको डिक्टेट करता था उसको क्या कहते हैं, ये पूछा है। देखो, द अर्ली अफ्रीकन अमेरिकन टेक्स्ट आर लाइक स्लेव नैरेटिव्स वर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज टोल्ड टू नैरेटिव्स। टोल्ड टू नैरेटिव्स का मतलब है स्पोकन बाय समवन एंड रिपोर्टेड बाय अदर। किसी एक के द्वारा बोला जाना, फिर रिपोर्ट किसी दूसरे के द्वारा करना, या किसी दूसरे के द्वारा लिखना, उसे कहते हैं जो है टोल्ड टू नैरेटिव्स। एज देयर ऑथर्स डिक्टेट देयर एक्सपीरियंसेस, क्योंकि उनके जो ऑथर्स हैं वो अपने एक्सपीरियंस को डिक्टेट करवाते थे, लिखवाते थे। द पर्सन हु नोटेड डाउन हीज एक्सपीरियंसेस, वो व्यक्ति जो इन एक्सपीरियंसेस को लिखता है उसे क्या बोलते थे, तो उसे बोलते अमेन्यूएंसिस। ये प्लूरल है, SIS हो जाए तो सिंगुलर हो जाता है। जिन भी शब्दों के लास्ट में SIS होता है और फिर उनका जब प्लूरल बनाना होता है तो SES लगा देते हैं, ठीक है ना, जनरली। तो क्या है अमेन्यू, देखो अमेन्यूएंसिस, क्या बोलेंगे इसको, अमेन्यूएंसिस। और अमेन्यूएंसिस वो व्यक्ति है जो क्या करता है, जो नोट डाउन करता है। मान लो जैसे मैं राइटर हूँ, अब मुझे लिखना नहीं आता और मैं स्लेव हूँ, और मेरे एक्सपीरियंसेस को कोई राइटर ने कहा अच्छा आपके एक्सपीरियंसेस बताओ, और फिर वो उनको नोट डाउन करके पब्लिश कराए, तो वो जो लिख रहा है और जो पब्लिश करा रहा है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं अमेन्यूएंसिस। ओके, तो यही आंसर है। देखो क्वेश्चन यही है, द पर्सन हु नोटेड डाउन दीज एक्सपीरियंसेस, वो व्यक्ति जो इन एक्सपीरियंसेस को लिखता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं अमेन्यूएंसिस। एक है एबोल्यूशनिस्ट। देखो एबोल्यूशनिस्ट का मतलब होता है 19th सेंचुरी में, ठीक है, 19th सेंचुरी के वो व्यक्ति जो इस फेवर में थे कि स्लेवरी शुड बी एबोलिश्ड। क्या, स्लेवरी शुड बी एबोलिश्ड, and they struggled for it, and they struggled for it। मतलब वो व्यक्ति जो ये मानते थे कि स्लेवरी शुड बी एबॉलिश्ड, स्लेवरी जो है समाप्त हो जानी चाहिए, एंड दे स्ट्रगल्ड फॉर इट, और उन्होंने इसके लिए संघर्ष भी किया, ऐसे लोगों को बोलते हैं एबॉलिशनिस्ट। तो ये आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट है ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर तो आप जानते हो कि मान लो मैं इंग्लिश में हूँ और आप उसका हिंदी ट्रांसलेशन कर दो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है स्लेव ड्राइवर्स, ठीक है ना, स्लेव DRIVERS। स्लेव ड्राइवर्स किसे कहते हैं, स्लेव ड्राइवर्स उसे बोलते हैं जिनके पास जिम्मेदारी होती है स्लेव से काम कराने की, ठीक है ना। तो आप क्या कह सकते हो, इंचार्ज ए पर्सन हु a person who has a charge of making enslaved people work। देखिए किसे कहते हैं स्लेव ड्राइवर्स, ए पर्सन, एक वैसा व्यक्ति हु हैज़ अ चार्ज, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है इसकी कि वो एनस्लेव्ड पीपल पर काम कराए, ठीक है। जैसे मान लो गुलामों को ले आए, फिर उसके बाद एक सुपरवाइज़र रख दिया उनका, और उसकी जिम्मेदारी है कि इन सब स्लेव्स पर काम करवाए, तो वो उन पर काम करवाएगा, वो उनको किसी भी तरीके से टॉर्चर करके या किसी भी तरीके से उन पर जो है फोर्सली काम करवाएगा, उसे कहते हैं स्लेव ड्राइवर्स। ओके, तो मैंने कहा ए पर्सन हु हैज़ ए चार्ज ऑफ मेकिंग एनस्लेव्ड पीपल वर्क। नेक्स्ट देखिए, आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया। देखिए आंसर इसका क्या है, अमेन्यूएंसिस, लेकिन ये जो टर्म है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है पिक द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ टॉनी मॉरिसन्स ट्रिलॉजी।
देखो मैंने आपको बताया था टॉनी मॉरिसन जो है उसकी डेंटिस्ट की ट्रिलॉजी है, मैंने बताया था इसको डेंटे की डिवाइन कॉमेडी है, डिवाइन कॉमेडी में या डेंटे के वर्क्स में जिस तरीके के एलिमेंट्स हैं और मेनली पैराडाइज में ज़्यादा हैं उसी तरीके के एलिमेंट्स इन तीनों वर्क्स में हैं, इसलिए इसको डेंटिस्ट की ट्रिलॉजी भी बोलते हैं। तो डेंटिस्ट की ट्रिलॉजी का परफेक्ट सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, तो क्रोनोलॉजिकल का मतलब पहले पब्लिश हुई फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद, फाइन। तो मैंने आपको इसका बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बताया था और ये आपको पूछ लेते हैं कई बार, आप ये शब्द ध्यान रख लें, बीजेपी कहते हैं ना भारतीय जनता पार्टी, तो आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं हो गया, आपका क्या हो गया बिलविड, बी से क्या हो गया बिलविड, जे से क्या हो गया जैज और पी से क्या हो गया पैराडाइज। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बिलविड, जैज और पैराडाइज। ठीक है, देखो टॉनी मॉरिसन के ये तो ट्रिलॉजी ध्यान ही रखनी है, आपको ध्यान रखना ये वर्क जो है ट्रिलॉजी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ इसके इंपॉर्टेंट एक दो चार वर्क और हैं उनको ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपसे कहूँ एक इसका वर्क है, हम बात कर चुके हैं द ब्लूएस्ट आई, जो कई बच्चे कहते हैं सर इंपॉर्टेंट बता दो, तो वो इंपॉर्टेंट ही है टेस्ट में, वही बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं वो है और डिटेल में तो हमने क्लास में पढ़ाई है। तो द ब्लूएस्ट आई, ठीक है ना, उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट वर्क है सूला, नंबर 3 सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, नंबर 4 टार बेबी, ठीक है, और फिर बिलविड जैज पैराडाइज, बस ये ध्यान रख लेना। ओके, मैंने बताया था टार बेबी जो है उसने टॉनी मॉरिसन ने अपने खुद के इंटरव्यू में खुद ने ही कहा है कि जहाँ तक मुझे याद है टार बेबी जो है अफ्रीकन जो ब्लैक अफ्रीकन है उनके बच्चों को टार बेबी कहा जाता है। ठीक है, खुद ने टॉनी मॉरिसन ने खुद ने अपने इंटरव्यू में बात कही है। तो हमारा ये पूछा था ट्रिलॉजी, तो ट्रिलॉजी क्या है बिलविड जैज और पैराडाइज, फाइन। तो ये जो आपको टॉनी मॉरिसन के ये वर्क्स आप थोड़ा ध्यान रख लेना, एक तो ट्रिलॉजी ध्यान रख लेना, एक ब्लूएस्ट आई, सूला, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन और टार बेबी। नेक्स्ट है देखो, which work is described as Alice Walker's meditation of modern civil rights movement। देखो मॉडर्न सिविल राइट्स मूवमेंट जो है 1950s और 1960s के बीच में, ये जो देखो सिविल राइट्स मूवमेंट जो है 1950s से 1960s के बीच में था, ये जो एक मूवमेंट था टू अचीव सोशल जस्टिस, किसके लिए सोशल जस्टिस प्राप्त करने के लिए, टू ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है ना, अंडर द रूल ऑफ यूएस के कानून के अंदर, यूएस के रूल के अंदर ही। एक देखो पहली बात, इट वाज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, एक अहिंसक मूवमेंट था और क्या एम था उसका, टू गेट सोशल जस्टिस प्राप्त करना, किसके लिए अफ्रीकन अमेरिकन के लिए, ठीक है ना, इन अंडर द यूएस रूल्स एंड रेगुलेशंस, यूएस के रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर ब्लैक अफ्रीकन्स को सोशल जस्टिस प्राप्त करने के लिए जो नॉन वायलेंट मूवमेंट था उसे बोलते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट, और इसका जो पीरियड है वो है 1950s टू 1960। ये तो हमारे को ही समझ में आया। हमारा क्वेश्चन क्या है, विच वर्क इज डिस्क्राइब्ड एज एलिस वॉकर्स मेडिटेशन मॉडर्न सिविल राइट्स मूवमेंट, किस वर्क को एलिस वॉकर का क्या माना जाता है, मेडिटेशन ऑफ मॉडर्न सिविल राइट्स मूवमेंट माना जाता है। देखो हम बात करें द थर्ड लाइफ ऑफ ग्रेंज कोपलैंड, ये तो इसका डेब्यू नॉवल है इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, DEBUT डेब्यू नॉवल, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। द थर्ड लाइफ ऑफ ग्रेंज कोपलैंड इसका डेब्यू नॉवल है, यानी फर्स्ट नॉवल है। नेक्स्ट देखिए हम मेरिडियन, देखो ये इसमें मेरिडियन में एक लड़की है, एक कैरेक्टर है जिसका नाम है MERIDIAN, मेरिडियन हिल, ठीक है। मेरिडियन हिल जो है अपनी कॉलेज की एजुकेशन के बाद वो जो जैसे ही सिविल राइट्स मूवमेंट जो है वायलेंट होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करती है, ठीक है ना। तो सिविल राइट्स मूवमेंट की बात किस में कही है, इसमें कही है, तो आंसर क्या हो गया, किसके बारे में कहा है, मेरिडियन के बारे में। किसके बारे में कहा जाता है, मेरिडियन के बारे में कहा जाता है कि ये एलिस वॉकर का मेडिटेशन ऑन मॉडर्न सिविल राइट्स मूवमेंट है, ठीक है। और देखो ये पोजीशन ऑफ सीक्रेट जॉय, पोजेसिंग द सीक्रेट ऑफ जॉय, ये भी एलिस वॉकर का वर्क है। और वॉरियर मार्क्स, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन एंड द सेक्सुअल ब्लाइंडिंग ऑफ वुमेन, ये नीचे लिख रहा है ब्लाइंडिंग ऑफ वीमेन। तो ध्यान रखना ये जो वर्क है ये एलिस वॉकर का है और इसके साथ कोलैबोरेशन है प्रतिभा परमार, ये ध्यान रखना।
ये जो वर्क है वॉरियर मार्क्स, ये एलिस वॉकर प्लस प्रतिभा परमार का है, दोनों के कोलैबोरेशन से लिखा गया है। फाइन। और ये पजल्स इन द सीक्रेट ऑफ जॉय, ये एलिस वॉकर का वर्क है, और इसमें फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की बात की गई है कि किस तरीके से फीमेल के जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं, जेनिटल ऑर्गन्स हैं, उनकी स्किन जो है उनको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, इस म्यूटिलेशन कर दिया जाता है। ये सब्जुगेशन ऑफ वुमन का सिंबल है, किस तरीके से वुमन को सब्जुगेशन किया जाता है, और ये वहाँ का कल्चर था। इसीलिए मैंने आपको बताया था, एलिस वॉकर ने कहा कि टॉर्चर इज़ नॉट अ कल्चर, इसलिए ये कल्चर था वहाँ का, इसी तरीके से होता था कि भाई इस तरीके से होना है। तो इसीलिए एलिस वॉकर ने कहा था कि इससे तो क्या है, वुमेन काइंड को टॉर्चर हो रहा है, तो इसीलिए उसने कहा था कि टॉर्चर इज़ नॉट कल्चर। और एलिस वॉकर के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसने वुमनिस्ट टर्म दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने कहा था वुमनिस्ट इज टू फेमिनिस्ट एज पर्पल टू लेवेंडर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसके स्टेटमेंट है ना। तो ये एलिस वॉकर जो है, हम फेमिनिज्म में भी पढ़ेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये एलिस वॉकर की वर्क है। तो हमारा तो ये था कि भाई किसको एलिस वॉकर का मेडिटेशन मॉडर्न सिविल राइट्स मूवमेंट कहा जाता है, तो वो आंसर है मैरिडन को। नेक्स्ट देखिए, पिक द इनएप्रोप्रिएट मैच। इनएप्रोप्रिएट मैच को देखिए, पहला है द कलर पर्पल। कलर पर्पल किसका है, एलिस वॉकर का है। एलिस वॉकर का वर्क है, इसमें सिली और नेटी कैरेक्टर है, मैंने आपको बताया था। इसके अलावा इसमें एक मिस्टर डैश है, मैंने आपको बताया था मिस्टर डैश, ऐसे डैश लगा रहता है, एक्चुअली वो मिस्टर डैश कौन है, अल्बर्ट है, ठीक है ना, जो कि क्या है, सिली का हस्बैंड है, ठीक है। तो ये ठीक है। नेटिव सन, नेटिव सन का कौन है, बिगर थॉमस, बिल्कुल सही है, नेटिव सन का बिगर थॉमस ही कैरेक्टर है मेन। बिलविड, बिलविड अभी हमने पढ़ा था, बिलविड किसका वर्क है, टॉनी मॉरिसन का, अभी हमने पढ़ा भी था। और इसका जो कैरेक्टर है वो सेठी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरग्राउंड रेल रोड, इसका यंगर फैमिली, अब ये नहीं है, क्योंकि अंडरग्राउंड रेल रोड जो है उसके जो कैरेक्टर हैं वो है कोरा एंड सीजर, कोरा एंड सीजर। और ये जॉर्जिया प्लांटेशन, मैंने आपको प्लांटेशन स्लेव बहुत अच्छी तरह समझाया था। प्लांटेशन स्लेव का क्या कॉन्सेप्ट है, तो वही है, इसके अंदर कोरा और सीजर जो है जॉर्जिया प्लांटेशन पे वर्क करते हैं और वहां से वो भाग जाते हैं। तो इसके कैरेक्टर तो कौन हो गए, कोरा और क्या, सीजर, अंडरग्राउंड रेल रोड के। तो ये यंगर फैमिली तो किसमें, रेजिन इन द सन में आती है। ये जो है आपके लॉरेंस हैंसबरी का वर्क है, रेजिन इन द सन। तो ये यंगर फैमिली तो किसमें आती है, मैं यहाँ लिख देता हूं, ए रेजिन इन द सन, उसके अंदर आते हैं यंगर फैमिली, जिसमें लड़का होता है वॉल्टर यंगर। फिर उसके फादर के इंश्योरेंस का इंतज़ार करते हैं, वो कहता है मैं जो है वाइन शॉप खोल लूँगा, कोई कहता है कि हम घर खरीद लेंगे, इस तरीके से, है ना। तो वो कौन सा वर्क है, वो है रेजिन इन द सन, किसका है, हैंसबरी का, ठीक है। उसके अंदर यंगर फैमिली आती है। अंडरग्राउंड रेल रोड के अंदर तो कैरेक्टर कौन है, कोरा और सीजर। तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा गलत है। हमने ये पूछा है कि इनएप्रोप्रिएट कौन सा है, कलर पर्पल की सिली और नेटी सही है, एप्रोप्रिएट है। नेटिव सन में बिगर थॉमस है, बिल्कुल सही है। बिलविड में सेठी है, ठीक है ना। जो सेठी जो है वो क्या करती है, अपनी बेटी को मार देती है, शी किल्ड हर डॉटर, ठीक है, शी किल्ड हर डॉटर टू सेव हर फ्रॉम रिटर्निंग टू स्लेवरी। उसको स्लेवरी में वापस जाने से बचाने के लिए उसको मार देती है, नहीं तो उसको स्लेवरी में जाती है तो उसका सेक्सुअल हरासमेंट सब कुछ होता, ठीक है ना, और उसको टॉर्चर होना पड़ता है। तो अपनी बेटी को स्लेवरी से बचाने के लिए शी किल्ड हर ओन डॉटर, या अपनी ही बेटी को मार देती है, ठीक है। तो ये इसकी स्टोरी है। नेक्स्ट देखो, विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट जैज पोइट्री। देखो जैज पोइट्री के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि भाई ये स्ट्रॉन्ग रिदम होता है। इसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैंने आपको उनके पिक्स बताई थी, कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैज पोइट्री में अधिकतर यूज़ होते हैं, क्या जैज पोइट्री में था, ठीक है ना। तो अब देखें इसमें, इट्स ऑरिजिन फाउंड इन द बैलेड ऑफ वैशल लिंडसे, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने पढ़ा था। इसका ऑरिजिन जो है किसमें, बैलेड्स में है, वैशल लिंडसे के में। जैज इज अ टाइप ऑफ म्यूजिक विद स्ट्रॉन्ग रिदम, बिल्कुल सही है, स्ट्रॉन्ग रिदम के साथ म्यूजिक होता है और इसमें इंस्ट्रूमेंट यही यूज़ होते हैं जनरली, ब्रेस और वुडविंड, तो ये ऑप्शन भी सही है। इट वॉज लेड बाय एलन गिन्सबर्ग एंड जैक कैरुएक, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये जो एलन गिन्सबर्ग और जैक कैरुएक जो है, जिनके द्वारा जिसको लीड किया गया था, जिसको इन्होंने क्या नेतृत्व किया था इन दोनों ने, तो वो बीट पोइट्री थी, बीट जनरेशन थी, ठीक है ना, जैज पोइट्री नहीं, बीट पोइट्री,
बीट पोइट्री कह सकते हो, बीट जनरेशन कह सकते हो, बीट जनरेशन। मैंने आपको बताया था बीट जनरेशन वाले जो थे उनको बहुत ही ज़्यादा बीटिफिक प्लेजर प्राप्त होता है ड्रग्स से, सेक्स से और जैन बुद्धिज्म से, है ना। मैंने आपको बताया था इसके इट वाज लेड बाय ये जो बीट मूवमेंट है, बीट पोइट्री है, बीट जनरेशन है, इट वाज लेड बाय एलन गिन्सबर्ग एंड जैक केरुइक। एंड व्हाट इज इट, इसमें क्या होता है, इसके राइटर्स जो है, इसके जो फॉलोअर्स हैं वो ये मानते हैं कि दे गेट बीटिफिक प्लेजर, दे गेट एक्सटेसी बाय सेक्स, ड्रग्स एंड जैन बुद्धिज्म, ठीक है ना। तो ये तो किस में होता है, बीट जनरेशन में है, जबकि हमारा जैज से इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो आंसर यही है। और लैंगस्टन ह्यूज जो है इट्स अर्लियर इनोवेटर, तो बिल्कुल सही है, इसका अर्लियर इनोवेटर है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो क्या है आपका ये वाला। फिर देखो, इफ वी मस्ट डाई इज अ पोएम इन रिस्पॉन्स टू मॉब अटैक व्हाइट अमेरिकन अपॉन अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी ड्यूरिंग द रेड समर। देखो ये रेड समर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, देखिए ध्यान रखना। रेड समर क्या है, 1919 में, ठीक है, 1919 में क्या हुआ कि जो टेररिस्ट वाइट पीपल हैं, टेररिस्ट या रेसिस्ट जो वाइट पीपल हैं, उन्होंने ब्लैक लोगों पर अटैक किया और बहुत भयानक राइट हुआ, बहुत भयानक उपद्रव हुआ। तो उस पीरियड को रेड समर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस पीरियड को, रेड समर। और ये रेड समर जो टर्म नाम दी है, ये दी है जॉन वेल्डन जॉनसन ने। ये एक सिविल राइट एक्टिविस्ट था। कौन था, सिविल राइट एक्टिविस्ट। देखो ये जॉन वेल्डन जॉनसन एक सिविल राइट एक्टिविस्ट था। 1990 में जो भयानक राइट हुआ बाय टेररिस्ट अमेरिकन्स और रेसिस्ट, उनके द्वारा जो राइट हुआ 1990 में, उसे उसने क्या हुआ, रेड समर नाम दिया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन देखो, इफ वी मस्ट डाई इज अ पोएम, इफ वी मस्ट डाई एक पोएम है इन रिस्पॉन्स टू मॉब अटैक बाय वाइट अमेरिकन्स। वाइट अमेरिकन्स जो है उनने अटैक किया किसके ऊपर, अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी ड्यूरिंग द रेड समर, मतलब ड्यूरिंग 1919 के, और जिस पीरियड को हम रेड समर कहते हैं, उसमें जो अफ्रो अमेरिकन्स के ऊपर जो है वाइट अमेरिकन्स ने अटैक किया, राइट फैलाया, उनका खून खराबा किया। तो उसके रिस्पॉन्स में एक पोइम लिखी गई और उस पोइम का नाम है इफ़ वी मस्ट डाई। तो ये पोइम किसने लिखी है, तो ये पोइम लिखी है क्लॉड मैके ने। देखो ये पोइम, इसमें वो ये कहता है कि यदि हम मर जाएं तो वो कह रहा है कि कम से कम हम कुत्तों की तरह तो ना मरें, ठीक है ना। यदि हम मरें तो ऐसा नहीं कि हमारे चारों तरफ कुत्ते भौंकते रहें और इस तरीके से हमारी मतलब एक वो कहते हैं ना कि अनरिकॉग्नाइज्ड डेथ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम मर भी जाएँ तो ये इसने लिखा है इफ़ वी मस्ट डाई, ठीक है। तो आपको पता ही है ये क्लॉड मैके जो है कौन से पीरियड का पोइट है, ये हार्लेम रेनेसेंस का, ठीक है ना। हमने कहा था जीम टूमर, काउंटी कलन, हर्स्टन, ठीक है ना, ह्यूज और ये क्लॉड मैके, ये सब हार्लेम रेनेसेंस के पीरियड के पोइट हैं, राइटर्स हैं। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है इफ़ वी मस्ट डाई। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। देखो ये दोनों जो है आपके, देखो ये भी हार्लेम रेनेसेंस के ही हैं सब। देखो ये मैंने बता दिया, जेम्स वेल्डन जॉनसन, इसने इसको क्या कहा था, इसने ही इसको रेड समर पीरियड कहा था, 1919 के पीरियड को, ठीक है ना। और ये जोरा नील हर्स्टन तो आप जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क इसका, ठीक है ना। देयर आइज वर वॉचिंग गॉड, पूछते हैं बार बार में, देयर आइज इज वॉचिंग गॉड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर आगे देखो आप, जेम्स वेल्डन जॉनसन भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसका एक वर्क है लिफ्ट दाई वॉइस एंड सिंग, ठीक है ना। लिफ्ट ऐसे शायद लिफ्ट योर वॉइस या लिफ्ट दाई, लिफ्ट एवरी वॉइस, ये है वर्क इसका, लिफ्ट एवरी वॉइस एंड सिंग। और मैंने आपको बताया था कि ये ब्लैक SING, ये जो है ब्लैक, ये जो है ब्लैक नेशनल एंथम बन गया ये गाना, जो ब्लैक लोगों के लिए एक नेशनल एंथम का काम करता है। ये कौन सा, लिफ्ट एवरी वॉइस एंड सिंग। और ये किसने लिखा है, जॉनसन ने, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका क्लॉड मैके, ठीक है ना। इफ़ वी मस्ट डाई पोएम किससे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछ सकते हैं, कई जगह प्रिस्क्राइब्ड है ये पोएम, इसलिए इंपॉर्टेंस है इसका। फिर नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ चिमामांडा अंगुजी अडिचेई इज इन एपिस्टोलरी फॉर्म। देखो
वो कह रहा है चिमामांडा अंगुजी जो है अडीचे की कौन सा वर्क एपिस्टोलरी फॉर्म में है। देखो इसका बहुत ही, ये सारे वर्क इसी के ही हैं, पर्पल हिबिस्कस, हाफ अ येलो सन, अमेरिकाना और एक है डियर इज़ेविले। तो मैंने आपको कहा था कि ये जो चिमामांडा जो है अंगुजी अडीचे जो है, इसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था इज़ेविले, और उस इज़ेविले ने इसको लेटर लिखा और लेटर लिखकर उसने उससे सजेशन मांगे, उससे पूछा हाउ कैन आई मेक माई डॉटर फेमिनिस्ट, मैं अपनी डॉटर को कैसे फेमिनिस्ट बना सकती हूँ। तो उसने उसको 15 सजेशन लिखे ईमेल के द्वारा। तो मेल के द्वारा या ईमेल के द्वारा या लेटर्स के द्वारा जो पोइम या नॉवल आगे डेवलप होता है तो उसे आप बोलते हो एपिस्टोलरी फॉर्म। तो इसका आंसर क्या होगा, डियर इज़ेविले। ठीक है, नेक्स्ट है पिक द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट द ग्रास इज सिंगिंग बाय डोरिस लेसिंग। देखो डोरिस लेसिंग आपको पता है जिम्बाब्वे, ठीक है ना, और बाद में ब्रिटिश नेशनलिटी एक्सेप्ट कर ली, तो जिम्बाब्वियन ब्रिटिश है। तो देखो इसके बारे में, ग्रास इज सिंगिंग के बारे में नंबर 1 है टाइटल टेकन फ्रॉम टी.एस. एलियट द वेस्टलैंड, बिल्कुल सही है। वेस्टलैंड का व्हाट द थंडर सेड, व्हाट द थंडर सेड। वेस्टलैंड में भी स्पेसिफिक बात करें तो उसका लास्ट जो पार्ट है व्हाट द थंडर सेड, ठीक है ना, उसमें से लिया गया है। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सही है ये बात ग्रास इज सिंगिंग के बारे में। दूसरा, नॉवल बिगिंस विद द न्यूज़पेपर क्लिपिंग। नॉवल जो है न्यूज़पेपर क्लिपिंग के साथ स्टार्ट होता है और उसमें बताते हैं कि डेथ ऑफ मोजेस अ ब्लैक सर्वेंट की, एक ब्लैक सर्वेंट मोजेस की डेथ हो जाती है। अब देखो यहाँ ध्यान रखना, डेथ मोजेस की नहीं होती, डेथ तो मैरी टर्नर की होती है और मारने वाला मोजेस होता है। ठीक है ना, डेथ किसकी होती है, मैरी टर्नर इज मर्डर्ड बाय मोजेस, ये ब्लैक सर्वेंट है। तो ऐसा होता है, ब्लैक मोजेस नहीं मरता बल्कि मोजेस मारता है, ठीक है, मैरी टर्नर को। तो ये वाला ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। देखो इट्स सेटिंग, आगे देख लें और ऑप्शन, इस सेटिंग इज साउथ रोडेसिया, साउथ रोडेसिया जो है जिम्बाब्वे को ही बोलते हैं, तो बिल्कुल सही है। वन ऑफ द थीम्स ऑफ ग्रास इज सिंगिंग इज फेलियर ऑफ मैरिज। ग्रास इज सिंगिंग की एक थीम फेलियर ऑफ मैरिज है क्या, बिल्कुल सही है। मैरी टर्नर जो होती है वो एक फंक्शन में जाती है, वहाँ उसको सब पूछते हैं शादी नहीं हुई, तो उसको ऐसा लगता है मुझे शादी करनी चाहिए, तो जल्दबाजी में एक फार्मर से शादी कर लेती है। जब उसको पता लगता है कि ये फार्मर तो कुछ जानता ही नहीं फार्मिंग के बारे में, तो उनकी मैरिज जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाती, ठीक है ना। तो फेलियर ऑफ मैरिज इसकी थीम है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है उसी में वही इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें हमने क्या कर दिया, कह दिया कि मोजेस मर जाता है। मोजेस का मर्डर नहीं होता, मोजेस बल्कि मैरी टर्नर का मर्डर करता है। आगे देखिए, पिक आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन देखिए, ये जीएम कूटजी का जीसस सीरीज। देखो जीएम कूटजी का जीसस सीरीज बिल्कुल सही है। इसकी जीसस सीरीज है जिसमें चाइल्डहुड ऑफ जीसस, स्कूल डेज ऑफ जीसस और डेथ ऑफ जीसस, इस तरीके से ट्रिलॉजी है जिसे जीसस सीरीज कहते हैं। आपसे पूछ सकते हैं हु बिलोंग्स टू जीसस सीरीज, तो जीएम कूटजी बिल्कुल सही बात है। चाइल्डहुड ऑफ जीसस, स्कूल डेज ऑफ जीसस और फिर डेथ ऑफ जीसस, तो ये जीएम कूटजी सही है। फिर उसके बाद है नजीब महफूज, इसका कैरियो ट्रिलॉजी बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कैरियो एक सिटी का नाम है और इसकी ट्रिलॉजी में जो नाम है वो सब कैरियो सिटी के स्ट्रीट के नाम दिए हुए हैं, उस तरीके से ट्रिलॉजी है, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद है जॉन एच वाइडमन। जॉन एच वाइडमन होमवर्ड ट्रिलॉजी बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा था होमवर्ड ट्रिलॉजी और ब्रदर्स एंड इसका नाम ब्रदर्स एंड कीपर्स, इसका जो है मेमवा है, ये भी सही है। ग्लोरिया नेलर का पैटर्निस्ट सीरीज, ये गलत है। पैटर्निस्ट सीरीज किसका है, ऑक्टेविया बटलर का, ऑक्टेविया बटलर। और ऑक्टेविया बटलर किसके लिए फेमस है, साइंस फिक्शन के लिए, साइंस फिक्शन। और ऑक्टेविया बटलर ने इसकी जो पैटर्निस्ट सीरीज में मैंने आपको बताया था टेलीपैथी, एक्स्ट्रा टेरेंशियल एलिमेंट, इसके अलावा मैंने आपको बताया था इसी का वर्क है किंड्रेड, जो कि हालांकि इसका पैटर्निस्ट सीरीज का पार्ट नहीं है, स्टैंड अलोन नॉवल है। उसमें वो बताता है टाइम ट्रैवलिंग की बात बताता है, ठीक है, जैसे G.H. वेल्स की टाइम मशीन, तो टाइम ट्रैवल की बात बताता है। टाइम ट्रैवल क्या हो गया, साइंस फिक्शन हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्लोरिया नेलर जो है उसका नहीं है पैटर्निस्ट सीरीज, पैटर्निस्ट सीरीज तो किसका है आपका, ऑक्टेविया बटलर का। तो आंसर क्या हो गया, ये। तो हमने ये पूछ रहा था, हमें ये पूछा था पिक द इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इनकरेक्ट ऑप्शन हमने ये जो लिया, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन हो गए। तो आप जो है जब भी आपको रिवीजन करना हो, ये टेस्ट को स्पीड में सुन लें
आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। जब भी आपका टेस्ट होगा तो ध्यान रखें आपका जो टॉपिक होगा उसका टेस्ट इस तरीके से होगा कि सारी चीज़ें कवर होंगी इंपॉर्टेंट। तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरे के पूरे जो सेक्शन है, जैसे हमने अफ्रीकन पढ़ा तो अफ्रीकन का टेस्ट लिया, ये अफ्रो अमेरिकन का टेस्ट हुआ। अब जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे न्यू लिटरेचर, जो भी जब ज़्यादा डिफिकल्ट पोर्शन है जिनमें ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है हम उनको पहले डील कर रहे हैं। ओके, फिर उसका भी इसी तरीके से टेस्ट होगा। जब उसका टेस्ट होगा तो उसमें अफ्रीकन के भी क्वेश्चन आएंगे, जिस तरीके से इस बार अफ्रीकन के 3 क्वेश्चन है, अगली बार अफ्रीकन अफ्रो अमेरिकन के क्वेश्चन भी आएंगे और आगे न्यू लिटरेचर का। और ये टेस्ट सीरीज सबके लिए फ्री है। जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं भी तैयारी कर रहा है, कहीं भी कुछ भी कर रहा है, तो आप ये ध्यान रखना कोई भी टेस्ट सीरीज आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें कि आपको वीडियो सोल्यूशन मिले, कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन। और देखो उससे भी ज़्यादा तो अद्भुत बात ये है कि फ्री, ठीक है ना। आप मेरे हिसाब से 3 महीने के पीरियड में वैसे भी कोई भी आप टेस्ट सीरीज़ में पैसे खर्च करने की मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत होगी। तो आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज़ है, आपको टेस्ट सीरीज़ के साथ वीडियो सोल्यूशन है और आपका पूरे टॉपिक का अच्छी तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो आप आराम से इस टेस्ट सीरीज़ का बेनिफिट उठाएं और आराम से आपको इस टेस्ट सीरीज़ का यदि बेनिफिट उठाना है तो प्ले स्टोर पर जाके ये लिंगा फ्रैंका ऐप डाउनलोड कर लें, LINGUAFRANCA लिंगा फ्रैंका कर लें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस पे डायल कर लें 8000166081। ओके, तो आप ये फ्री टेस्ट सीरीज है, इसका बेनिफिट उठाएं और आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आपके सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगी ये टेस्ट सीरीज, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, ओके, बाकी का नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू।